गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो आपका पेपर 1 के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका मैथमेटिक्स का जो गणित जो होता है आपका भाग 2 में, पेपर 1 में, तो भाग 2 को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग। तो आज मैथमेटिक्स का जो पेपर 1 का जो मैथमेटिक्स है उसको आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपका 9 जनवरी को यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था जो 9 जनवरी 2023 को। 9 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1, उसमें यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो पेपर 1 का जो भी अभ्यर्थी है उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। मैथमेटिक्स का आज वीडियो हम लोग देखेंगे इस सेट में, और ये आपका प्रीवियस ईयर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि पेपर 1 में जो आपका 31 से लेकर के 60 तक जो आपका होता है वो आपका मैथ का सेक्शन होता है, सेक्शन 2 में। तो आज हम लोग देखेंगे सीटेट के लिए पेपर 1 का जो पेपर है वो मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर 9 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन पेपर। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 10,20,203 अंकों में लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या है 10,20,203, तो अंकों में क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो क्या है 10,20,203। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इकाई दहाई आप कर लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी है और 2/3 से बड़ी है? देखिए, तो आपको बताना है कि 4/5 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है। तो इसमें कौन सा है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7/9। 7/9 जो आपका क्या है, 7/9 आपका 4/7 से छोटी है और 1/4 से बड़ी है। 7/4 से 4/4 नहीं, कौन सी भिन्न है जो 7/4 से छोटी है? तो 7/4 से क्या हुआ, छोटी कौन है? 7/9 का 4/7 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है। तो आप जो देखिए 7/9 ये क्या है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है ये जो 7/9 आपका 7/9 क्या आपका 4 इससे क्या है? देखिए 4/5 से छोटी है, मतलब ये 7/9 जो है आपका क्या है, आपका 4 से छोटी है। मतलब इससे यह क्या है 7/9 जो है आपका क्या है 4/5 से छोटी है। मतलब 4/5 से क्या हुआ, छोटी है। 4/5 से वो छोटी है। यह हो गया आपका छोटा का सिंबल क्या ऐसे होता है, छोटी है। और जो है आपका क्या है 1/2 से बड़ी है। 1/2 से वो आपका क्या है, बड़ी है। 1/2 से वो बड़ी, ये ऐसा बोल रहा है। ऐसा बोल रहा है कि 1/2 से बड़ी है 7/9 और 4/5 से छोटी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अब इसको इतना तो आप जानते हैं कि कैसे उसको छोटा और बड़ा पता करेंगे। तो आप देख लेंगे कि इसका डेसिमल निकाल करके, आप डेसिमल निकाल के भी आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका यह हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे आप डेसिमल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम उसको डेसिमल में निकाल के भी आपको बता देना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको मान निकालते हैं पहले। ये आपका
स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो कि 1/2 जो है वो क्या है 7/9 से छोटा है और 4/5 से मतलब 7/9 जो है वो 4/5 से छोटा है और आपका 1/2 से क्या है वो बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लेकिन इसको उसका डेसिमल वैल्यू आपको निकाल के बता दे रहे हैं। देखिए जो आपका 7/9 जो है आपका इसका मान क्या होता है, 7/9 जो है आपका इसका मान होता है आपका 0. आप जैसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 बचा कितना आपका, इधर हो गया 70 में 63 गया तो बचा कितना 7, फिर हो गया 9 सत्ते 63, इतना हो गया। अब फिर आपका 4 इसका मान तो यह निकला 7/9 का डेसिमल मान कितना 0.73। अब यदि आप 4/5 का डेसिमल वैल्यू लिखेंगे कितना होगा 0.5840, मतलब वो 0 हो गया। फिर आप इसका 1/2 का निकालेंगे कितना होगा 0.5, 5 के 5 दूनी 10 50। तो अब देखिए तो क्या है ये जो है क्या बीच में है, ये क्या है बीच में है। आप सबसे छोटा यह है, इसके बाद क्या है यह है, फिर इसके बाद यह। तो आप समझ गए कि बीच का नंबर है। तो यही चीज़ तो लिखा हुआ था ना कि यह एक ऐसा भिन्न वतन है जो 4/5 से छोटी है। 4/5 जो है आपका क्या है 4/5 का मान क्या है 0.80, तो इससे क्या है छोटा है। तो 7/9 तो छोटा है 0.77 है। इसके बाद फिर बोला 1/2 से बड़ी है, 1/2 से बड़ी है। देखिए 1/2 का मान क्या है 0.50, तो इससे बड़ा है ये वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इससे आप डेसिमल वैल्यू भी निकाल के आप कर सकते हैं या फिर आप जिस भी तरह से बहुत और भी मेथड है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 6 अंकों की संख्या जो आपका है 5, 6, 2, 3, 4 के में के क्या है, के का मान क्या होगा यदि यह संख्या 6 से विभाज्य होगा। देखिए तो आपका 5, 6, 2, 3, 4 और 4 के बाद क्या है 4, उसके बाद के है, क्या है के 5, 6, 2, 3, 4 के। तो के का मान क्या होगा जो आपका 6 से विभाज्य होगा। देखिए जो 6 से जो विभाज्य होगा ये आपका 6 से जो डिविजिबल होगा ये 6 से भाग लगेगा। तो 6 से भाग लगेगा तो क्या होगा 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। दोनों का मतलब है जब 6 से भाग लग रहा है उसका मतलब 2 और 3 दोनों से लगेगा, 2 और 3 दोनों से लगेगा। तो 2 और 3 से भाग लगने वाला संख्या तो के मान क्या होगा, के की जगह पे क्या रखें जो 2 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा। तो मान लीजिए हम 0 रखेंगे तो 2 से लगेगा लेकिन 3 से नहीं लगेगा। तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो 2 से नहीं लगेगा और 2 से नहीं लगेगा तो क्या होगा 3 से लगेगा तो नहीं होगा। नहीं हर हाल में 2 से भी लगना चाहिए और 3 से भी लगना चाहिए, तब जाके 6 से वो भाग होगा। तो 1 भी नहीं होगा। 4 को यदि हम रखते हैं के जगह पे तो क्या होगा 2 से लग जाएगा लेकिन 3 से नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा ये भी नहीं होगा। तब क्या करेंगे 6 आपका हो जाएगा। 6 रखने से क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 6 जो है आपका क्या है 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भी लगेगा। तो क्या 2 और 3 से लगेगा क्या होगा ये 6 से भी लगेगा। तब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो मतलब डी हो जाएगा 6। तो 33 का क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर के का मान क्या होगा यदि वो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है तब का। तो इसका क्या हो जाएगा के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा यहाँ पे क्या होगा 2 का रूल जब लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा या डी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कैसे होता है आपको बता रहे हैं, इसको हम समझा दे रहे हैं कैसे होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 4 रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है 5, 6, 2, 3, 4 5, 6, 2, 3, 4 5, 6, 2, 3, 4 और के जगह पे हम यहाँ पे मान लीजिए इसको रखें तो क्या हो जा रहा है 4 रखने पर क्या हो रहा है वो 6 से विभाज्य हो रहा है। मतलब 6 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए 2 से विभाज्य होना चाहिए। और देखिए 6 का जो रूल है आपका 6 विभाज्यता का जो नियम है 6 से किस कौन संख्या लगेगा, 6 से जो लगने वाला जो है 6 से भाग होगा तो आपका 2 से भी भाग और 3 से भी होगा। यानी हर हाल में 2 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा तब जाकर के 6 से लगेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पर
जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो 2 से तो विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए 3 का टेबल क्या है, सबको जोड़ने पर वो 3 का टेबल में आना चाहिए। तो सबको जोड़ेंगे कितना हो गया, 5 6 11, 11 2 कितना 13, 13 3 16, 16 4 20, तो 20 तो 3 का टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपका यह 2 से भी नहीं लगेगा, 2 से लगेगा लेकिन 3 से नहीं लगेगा, क्या होगा 6 से भी वो नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 से लगने के लिए आपको 6 से वह संख्या लगता है जो 2 से भी भाग लगता है और 3 से भी। तो यहाँ पर जीरो रखने पर क्या होता है, 2 से भाग लगता है जबकि 3 से भाग नहीं लगता है। जब 3 से भाग नहीं लगेगा क्या होगा, 6 से भी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि तीनों से लगना चाहिए, 6 से भी 2 और 3 दोनों से लगेगा तब जाकर के 6 से लगेगा, तो आपका जीरो नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, जीरो नहीं होगा। तब क्या होगा, दूसरा देखते हैं। अब हम एक रख के देखते हैं, एक मान लीजिए रखेंगे तो एक रखने क्या हो जाएगा, 2 से नहीं लगेगा। जब 2 से नहीं लगेगा क्या होगा, तो क्या होगा 6 से भी नहीं लगेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी क्या होगा, नहीं होगा, तो एक भी नहीं होगा। तब क्या होगा, एक बार 4 रख के देखते हैं, 4 में आपका हो जाएगा। 4 रखने पर क्या होगा, 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा और 6 से भी लग जाएगा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी से हो जाएगा। 4 रखने पर हो जाएगा। देखिए 2 का रूल है कि इकाई अंक में सम रहेगा, क्या होगा 2 से लगेगा, तो ये तो लग गया। और 3 का नियम क्या है, सभी को जोड़ने पर 3 का टेबल में आना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए 5 6 कितना हो गया, 5 और 6 11, 11 2 कितना हो गया 13, 13 3 कितना हो गया 16, 16 4 कितना होगा 20 और 20 4 24, 24 3 का टेबल में आता है ना, हाँ आता है। तो 2 से भी लग गया और 3 से भी लग गया और 6 से भी लग गया, इसलिए आपको के जगह पे क्या होगा 4 रखना पड़ेगा, के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो गया। यदि आप 6 रखते हैं, 6 रखते हैं, देखिए 6 रखने से क्या हो जाएगा, 6 रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका, 6 रखने पर आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। 6 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। चलिए 6 रखने पर क्या हो जाएगा आपका, 6 रखने पर 2 से विभाजित होगा, हम देख रहे हैं ऑप्शन डी को चेक कर रहे हैं। तो 6 रखने पर जो है 2 से विभाजित होगा, लेकिन 3 से होगा कि नहीं, 3 से चेक करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब क्या होगा 6 रखना होगा, तो 6 रखने पर क्या होगा, यहाँ 6 आएगा। देखते हैं 6 रखने पर वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो देखिए 5 और 6 कितना 11, 11 2 कितना हो गया 13, 13 3 कितना होगा 16, 16 4 कितना हो गया 20, 20 6 कितना हो गया 26, 26 क्या है 3 से नहीं लगेगा। जब 3 से नहीं लगेगा क्या होगा 6 से भी नहीं लगेगा। बात समझ गए, जो संख्या या एक भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अब देखिए के का मान कुछ भी रखिए, लेकिन 2 से भी भाग लगना चाहिए, 3 से भी भाग लगना चाहिए, तब जाकर के 6 से लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, 4 आपका सही हो गया, क्योंकि 4 रखने पर 2 से भी भाग लगता है, 3 से भी लगता है और 6 से भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि 2 का नियम क्या है, इकाई अंक में सम रहेगा तो क्या होगा 2 से लगेगा। 3 का रूल क्या है कि सभी को जोड़ने पर 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 से लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये आपका सी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप रखने पर क्या होगा 6 से विभाजित नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है आपका, 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं और 28 विद्यार्थियों की कक्षा में एक जो है कक्षा में 15 लड़कियां हैं, 15 क्या है गर्ल्स है। और यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं तथा लड़कियां जो है 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करती है, तो बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसको कैसे बनाना है। देखिए 28 विद्यार्थी है, ठीक है, और 15 लड़कियां हैं। 28 विद्यार्थी है और 15 लड़कियां हैं। देखिए 28 विद्यार्थी है, तो 28 विद्यार्थी है, इसमें से 15 क्या है, 15 आपका लड़की है, मतलब गर्ल कितना है 15, तो बॉयज कितना हो जाएगा 18 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13 आपका गर्ल हो। 28 15 लड़की है तो बॉयज कितना हो जाएगा 13, 13 को लड़की हो, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 हो जाएगा। तो 28 स्टूडेंट्स है, 28 विद्यार्थी है, इसमें से 15 क्या है गर्ल है, तो 13 को कितना हो जाएगा, 13 को क्या हो जाएगा, 13 को क्या हो जाएगा लड़का हो जाएगा। 15 लड़की होगा तो 13 क्या हो जाएगा लड़का होगा, क्योंकि दोनों मिला के 28 है। इसमें से बोल रहा है कि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं तथा लड़कियों का जो है आपका 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करता है। तो देखिए लड़की आपका 15 है, तो 15 लड़की में से 3/5 क्या है आपका दांत साफ डेली करता है, तो 5 कितना हो गया 15, तो आपका कितना हो गया, तो इस तरह से हो गया, सॉरी 3 ना आएगा,
5 का टेबल में कितना बार में आता है? 3 बार में, तो इतना 3, तो 3 तिया 9। 9 लड़की है जो आपका दांत साफ प्रतिदिन करता है। 9 लड़कियां प्रतिदिन दांत साफ करता है। यहाँ पे बोला 21 विद्यार्थी जो वो दांत साफ करता है, तो 9 को लड़की साफ करता है, तो आपका 12 क्या हो जाएगा? लड़का साफ करेगा, क्योंकि 12 को लड़का साफ करेगा और 9 को लड़की साफ करेगा, तब न मिला के आपका कितना हो जाएगा? 21 होगा, क्योंकि 21 को विद्यार्थी दांत साफ कर रहा है, तो 9 को 15 लड़की में 15 को लड़कियाँ है, 15 लड़की में 3/5 भाग प्रतिदिन साफ करता है, तो 15 का 3/5 भाग निकालेंगे तो कितना होगा? 9 लड़की दांत साफ कर रहा है प्रतिदिन, और कुल मिला के 21 विद्यार्थी प्रतिदिन साफ करता है, तो 21 को विद्यार्थी साफ कर रहा है, तो 9 को तो लड़की हो गया, तो 21 में 9 लड़की हो गया, तो लड़का कितना हो गया? 12 का लड़का हो गया, और कुल लड़का कितना है? 12, तो इसका जो कितना भाग होगा? तो 12 का लड़का है तो 12 हो गया, 12 का लड़का साफ कर रहा है, तो 12/13, क्योंकि कुल क्या है? 13 है, तो कुल लड़का कितना है? 13, तो 12/13 भाग जो वो क्या करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12/13, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है, तो लड़का का कितना भाग? तो 12/13, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। 28 विद्यार्थी है, 15 लड़की है, तो लड़की 15 है, तो लड़का कितना हो जाएगा? 13, लड़का कितना हो जाएगा? 13, ये आपका बॉयज हो जाएगा, ये आपका गर्ल है, ठीक है। तो लड़की तो आपका 15 है, तो 15 का बोल रहा है कि 3/5 भाग प्रतिदिन दांत साफ करता है, 3/5 भाग निकालते हैं, तो 5 तिया 15, तो 9 को कितना हो गया? लड़की हो गया, 9 को लड़की हो गया, और कुल जो है विद्यार्थी कितना है जो दांत साफ कर रहा है प्रतिदिन? 21, तो 9 को 21 को लड़की कुल साफ करने वाला है, तो 9 को लड़की साफ कर रहा है, तो लड़का कितना कर रहा है? 12 को, क्योंकि 21 में से हटा देंगे 9, कितना बचे? 12, तो लड़का कितना है? 13 को, तो उसका भाग जो हो जाएगा, तो लड़का तो 12 को दांत साफ कर रहा है, 12 को दांत साफ कर रहा है कितना में? 13 में, क्योंकि 13 को लड़का है, 13 को में 12 को जो है वो प्रतिदिन दांत साफ कर लेता है, जबकि लड़की 9 को ही करता है। जबकि लड़की कितना करता है? 9 को, क्योंकि 15 की लड़की 9 को ही साफ करता है, क्योंकि 3/5 भाग लड़की साफ करता है, तो 12/13 हो गया इसका। 12 लड़का प्रतिदिन साफ करता है, 13 को में 13 को लड़का है, तो 13 को में 12 को साफ करता है प्रतिदिन, तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 12/13। कितना भाग हो गया लड़कों का? कि बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि अपने ये जो साफ कर रहा है, तो लड़का का कितना भाग होगा? जो उतना ही कर रहा है प्रतिदिन जितने लड़की का भाग उतने, तो कितना? 12/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12/13, क्योंकि 12 का लड़का कर रहा है, 12/13, 13 को में 12 कर रहा है, तो 12/13, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या है? निम्न में से कौन से कथन सत्य है? निम्न में से कौन से कथन सत्य है? देखिए, प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है, पहला बात। दूसरा बोला किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। और दूसरा -2 का परिवर्ती -1 है, और एक संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। तो इसमें क्या सही होगा? चलिए देखिए, इस तरह का प्रश्न जो है बहुत देखने को मिलता है सभी सेक्शन में, चाहे मैथ रहे, ईवीएस रहे, हिंदी रहे, पेडागोजी रहे, इंग्लिश रहे, सब में ये आपका जो रिजल्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, देखिए इस तरह क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या अपने योज विलोम से बड़ी होती है। तो यह जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंस है। देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से जो कथन कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रत्येक संख्या अपने योज प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है, ये गलत बात है। प्रत्येक संख्या अपने योज प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है, ये गलत बात है। देखिए, योज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? वो साइन चेंज होता है। +5 है, इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? -5। तो आप यदि 5 रखें और इसका योज प्रतिलोम क्या है? -5 है, तो बोल रहा है सदैव बड़ी होती है, तो ये तो गलत बात है। सदैव बड़ी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 5 ही बड़ा है -5 से, तो ये तो गलत बात हो गया। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर लिखता है कि -5 जो है वो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5, तो यहाँ पर उसका कंडीशन सही है। लेकिन हर बार तो सदैव बोल रहा है, सदैव मतलब क्या? हमेशा। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा ना, हमेशा नहीं होगा। सदैव का मतलब क्या बोल रहा है? हमेशा।
तो योज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, साइन चेंज होता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। मान लीजिए सपोज हम 5 लिए तो 5 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस केस में क्या है, 5 बड़ा है, तो सदैव 5 से बड़ा होता है, योज प्रतिलोम से सदैव बड़ा होता है, ठीक है। योज प्रतिलोम 5 आया तो इससे क्या हो गया, ये बड़ा है, ठीक है, ऐसा बात, ठीक है। चलो योज प्रतिलोम से -5, 5 का योज प्रतिलोम क्या हो गया, -5, इससे बड़ा है, ठीक है। ये कंडीशन को थोड़ा सा सेटिस्फाई किया। लेकिन हम मान लिया -5 ले लिए, -5 ले लिए तो उसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि योज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, केवल साइन चेंज होता है। तो जब साइन चेंज कर दिए तो -5 तो 5 से छोटा हो गया, तो सदैव बड़ा तो नहीं होगा, तो ये बड़ा, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने योज प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है, यह गलत बात है। सदैव नहीं होती, बड़ी होती है लेकिन छोटा भी होता है, दोनों होता है, सदैव हमेशा बड़ा नहीं होगा। तो 1 नंबर तो आपका गलत हो गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है, ये आपका सही है। 2 नंबर क्या है आपका सही है, 1 नंबर गलत है और 2 नंबर सही है। देखिए 2 पूर्णांक मान लीजिए 2 लिए और 3 लिए, तो इसका योग कितना हो गया, 5। तो 2 से क्या है 5 बड़ा है और 3 से भी क्या है 5 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या, किन्हीं दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है, 2 से भी बड़ा 5 है और 3 से भी बड़ा 5 है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, 2, सॉरी स्टेटमेंट 2 सही हो गया। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, -2 का परिवर्ती -1 है। देखिए परिवर्ती मतलब बाद में, तो आपका यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 0 है, 0 बाद क्या है, लेफ्ट में क्या आ जाएगा -1, फिर लेफ्ट में क्या हो जाएगा -2। तो -2 का परिवर्ती तो -1 नहीं है, -2 का परिवर्ती, हाँ परिवर्ती क्या है, परिवर्ती मतलब होता है बाद वाला, परिवर्ती मतलब -2 का परिवर्ती -1 है, -2 का परिवर्ती क्या है, देखिए ये भी आपका क्या है, स्टेटमेंट क्या है आपका, स्टेटमेंट आपका 3 भी आपका सही है। -2 का परिवर्ती -1 है, ये भी क्या सही है, क्योंकि परिवर्ती का मतलब होता है कि उसमें से एक जोड़ने पर वो प्राप्त हो जाता है। परिवर्ती मतलब एक जोड़ने पर आता है और पूर्ववर्ती मतलब एक घटाने पर। तो मान लीजिए -2 है, तो -2 में 1 जोड़ेंगे तब का -1 आ जाता है, जो कि आपका सही है। तो -2 का परिवर्ती क्या है, -1 है, ये आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं, आपका चौथा स्टेटमेंट को देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट क्या आपका, चौथा स्टेटमेंट आपका है, एक संख्या और उसके योज प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। ये भी क्या है आपका सही है, ये भी क्या है सही है। क्यों सही है, देखिए हम बता रहे हैं कैसे सही है। मान लीजिए एक संख्या है और उसके योज का प्रतिलोम का गुणनफल क्या होता है, सदैव ऋणात्मक होता है। योज प्रतिलोम का मतलब होता है कि आपका जो भी संख्या होता है उसका यदि वो पॉजिटिव है तो वो उसका प्रतिलोम, योज प्रतिलोम क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। और यदि वो संख्या नेगेटिव तो योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए सपोज हम 5 ले लिए, संख्या क्या लिए 5, तो उसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा -5। वो संख्या क्या लेंगे -5, तो -5 लेंगे, योज प्रतिलोम क्या होता है, उसका साइन केवल चेंज होता है। क्या होता है, साइन केवल चेंज होता है। तो 5 का योज प्रतिलोम क्या -5 और दोनों का पूरा गुणनफल तो कितना हो जाएगा -25। तो वो -25 जो क्या हो गया, सदैव क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो आपका ऑप्शन ये 4 स्टेटमेंट तो सही हो गया। मान लीजिए चलो हम दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि प्लस नहीं लेके हम माइनस ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, -2 ले लिए, क्या ले लिए -2 लिए, तो -2 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2 और उसका गुणनफल क्या हो जाएगा -4। तो हर हाल में देख रहे हैं, आप किसी भी संख्या को लेंगे और उसका योज प्रतिलोम को गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आपका हमेशा ऑलवेज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपका स्टेटमेंट जो आपका क्या है, स्टेटमेंट जो आपका क्या है, स्टेटमेंट आपका 2 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है और 4 भी सही है, जो कि किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ये भी नहीं है इस तरह का, ये भी गलत है, ये भी क्या है गलत है और इसमें भी नहीं है। नहीं, किसी भी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया, जो कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन सही है, बस ऑप्शन ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए 2, 3, 4। क्या होना चाहिए 2, 3, 4, क्योंकि आप सभी को अच्छा से आप एक्सप्लेन कर दिए कि प्रत्येक संख्या अपने योज प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है। ये गलत बात है, बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है, क्योंकि किसी भी प्रतिलोम को लेंगे तो उसका
बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि योज प्रतिलोम का मतलब होता है पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। तो आपका एक नंबर तो गलत हो गया। फिर बोल रहा है किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। ये बात तो सही है कि दोनों को जोड़ कर होगा तो योगफल से तो हमेशा छोटा ही होगा ना, प्रत्येक से बड़ा होता है योगफल। किन्हीं दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है, ये बात तो सही है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 तो सही है, क्योंकि ऐसा होता है कि जोड़ योग होगा तो योगफल तो छोटा नहीं ना होगा। तो आपका 2 भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट सही, 1 नंबर गलत है। 3 नंबर बोला -2 का परवर्ती -1 है, तो यह तो सही है, क्योंकि परवर्ती मतलब तो 1 जोड़ने पर आता है। तो -2 में यदि 1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, तो ये तो परवर्ती है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 भी क्या है, सही है। स्टेटमेंट 4 बोल रहा है एक संख्या और उसके योज प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है, तो यह भी बात सही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2, 3, 4 तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन में सुधार करने का ज़रूरत था। 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो आपको यहाँ पर यदि आप इस ऑप्शन में यदि यहाँ पर 3 कर देंगे तो इस ऑप्शन में मान लीजिए 3 मिला देंगे तो ये वाला सही हो जाएगा, इसमें यदि 2 मिलाएंगे तो वो भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, तो आप मान के चलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा 2, 3, 4, यानी 2 भी स्टेटमेंट सही है, 3 भी सही है और 4 भी, क्योंकि ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। आप उसको क्वेश्चन में सुधार की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, थोड़ा सा शुद्धि था इस प्रश्न में, होता है कुछ एरर रहता है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे जिनमें से प्रत्येक में से 24 सेब है। एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब है खरीदे, ठीक है। तो पहले दिन वह सेबों के केवल 117.3/4 डिब्बे ही बेच पाया, तो उसके पास कितने सेब शेष बच रह गए। देखिए आसान है, ये कैसे बनेगा, 138 डिब्बा है और 24 क्या है, सेब है। तो 138 को पहले तो गुना कर दो, 138 को गुना करेंगे 24 से तो कितना सेब हो जाएगा। तो 8 चौके 32 के 2 बचा कितना 3, शेष बचा 3, 4 तिया 12, 12 3 15 बचा कितना शेष कितना 1, 4 का 4 और 1 5। फिर एक अंक को ये करेंगे तो 8 दूना 16 बचा कितना 1, फिर कितना आ गया 3 दूना 6 1 7 और 2 का 2। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का 2, 6 5 11, 6 5 11 हासिल कितना बचा 1 और 7 5 12 और 1 13 हासिल 1 और 1 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 33 12 कितना हो गया सेब। सेबों की संख्या कितना हो गया 3312। तो इस तरह से सेबों की संख्या कितना हो गया 3312, जबकि वह जो है केवल जो है 117.3/4 सेब ही बेच पाया, तो कितना सेब उसके पास शेष बच गया। तो देखिए 117.3/4 का मतलब हो गया, इसको इससे गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 7 चौके 28 के 8 बचा कितना 2, 7 चौके 28 को पूर्णांक को तोड़ने के ऐसे ही होता है ना, 7 चौके 28 के 8 बचा कितना 2 और 4 2 6 और इधर 4 का 4 468 और प्लस 3 कितना हो गया आपका 8 3 11 के 1 बचा कितना 1 और 8 3 11 हो गया, इधर 6 और 1 कितना आ गया 7, 6 कितना हो गया 7, इधर कितना आ गया 8 3 11 के 1 और 6 और 1 7 और इधर 471 जब वो सेब बेच पाया, 471 सेब बेच पाया, जो कि था कितना 3312। तो 3312 में 471 घटाएंगे 3312 सेब था 3312 सेब जो था 3312, इसमें से सेब कितना बिका 471। तो बचा कितना शेष जो बचेगा, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ 1 में से 7 नहीं घटा तो 11, 11 में से 7 घटा कितना बचा 4, 11 में से 7 गया 4 बचा कितना यहाँ 2, 2 में 4 नहीं घटेगा तो कितना हो गया 22, 22 में 4 कितना बचेगा 22 में से 4 घटेगा तो बचेगा 18, 22 में से तो 3 2 1 पैसा लिए थे कितना है, तो
आपका आ गया इसका देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे जिनमें से प्रत्येक में 24 से सेब हैं और पहले दिन सेबों के केवल 117.3/4 डिब्बे ही बेच पाए, तो उसके पास कितने सेब बचे हुए हैं। चलिए देखिए, 138 जो डिब्बा है उसमें से आपका प्रत्येक में 24 सेब है, तो 24 से हम यदि गुना कर देते हैं तो सेबों की संख्या निकल जाएगा आपका, कितना निकल जाएगा, 138 गुना 24 होता है आपका 3312 सेब आपका उस डिब्बा में हुआ। उसमें से आपका 117.3/4 सेब क्या करता है, वो बेचता है। तो 117.3/4 का मतलब हो गया 117 पूर्णांक जो 3/4 का मतलब होता है 471, 471/4, 471/4 सेब जो है आपका 471/4 सेब आपका। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस है, टाइम टेकन इसमें समय लगने वाला क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, 138 डिब्बा है और एक डिब्बा में 24 सेब है, तो 24 से गुना करने कितना आ जाएगा, 3312 सेब है। इसमें से जो 117.3/4 सेब जो वो क्या है, 117.3/4 डिब्बा सेब बेचा, तो उसको पूर्णांक को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 471, कितना हो जाएगा, 471/4 आ जाएगा, उतना डिब्बा बेचा। तो कितना डिब्बा नहीं बेचा, तो 138 डिब्बा था, इसमें से जो है 471/4 डिब्बा बेच दिया, तो उसको इसको भी इनका जोड़ घटाएंगे, इसका घटाने पर कितना आ जाएगा, 81/4, कितना आ जाएगा, 81/4, एक कितना आ जाएगा इसका, जो 138 माइनस 471/4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 81/4। 81/4 आपका क्या किया, वो नहीं बेच पाया, 81/4 डिब्बा जो वो नहीं बेच पाया, 81/4 डिब्बा नहीं बेच पाया। तो आपको पता है 81/4 डिब्बा नहीं बेच पाया, तो 81/4 डिब्बा को हम, एक डिब्बा में कितना सेब है, 24, तो 24 से गुना कर देंगे, तो 4 का टेबल में 24 का कितना बार, 6 बार में, तो 81 गुना 6, 81 गुना 6 कितना हो गया, 486, 81 गुना 6 कितना हो गया, 486, जबकि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बस थोड़ा सा समझने का यह है, समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए फिर से आपको बता दे रहे हैं, एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे हैं जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब है और खरीदे, ठीक है, खरीदे, और पहले दिन वह सेबों के केवल जो है 117.3/4 सेब ही, एक सेब नहीं डिब्बा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिब्बा है, सेब नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं 117.3/4 डिब्बा ही बेच पाया, तो उसके पास कितने सेब बचे हैं, तो सीधा सीधा गुना कीजिए, 138 को गुना कीजिए 24 से, तो आपका निकल जाएगा सेबों की संख्या, जो कि आपका 3312 हो गया। 3312 सेब वो खरीदा, सेब को क्या बोलते हैं, एप्पल, तो इतना एप्पल खरीदा। अब जो 117.3/4 डिब्बा नहीं बेचा, तो 117.3/4 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 471/4, क्योंकि पूर्णांक तोड़ेंगे क्या होगा, क्योंकि 117 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 368, और 368 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 471। तो 117.3/4 का मतलब हो गया 471/4 डिब्बे, ये जो इतना डिब्बा क्या कि वो बेचा, तो कितना डिब्बा नहीं बेचा, 138 डिब्बा था, 138 डिब्बा में से घटा देंगे 471/4, तब आ जाएगा आपका 81/4। 81/4 डिब्बा क्या किया, वो नहीं बेच पाया, 81/4 डिब्बा नहीं बेच पाया, तो उसको क्या करेंगे, 24 से गुना इसलिए किए क्योंकि एक डिब्बा में 24 एप्पल है, तो 24 से गुना करने पर क्या आ गया, 4 से 24 कैंसिल हो गया 6 बार में, और 81 गुना 6 गुना करने पर आ गया 486। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 486 एप्पल जो है वो नहीं बेच पाया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, दो कोण जिनका योग 180 है सदैव क्या कहलाता है। देखिए दो कोणों का योग 180 होता है तो उसको क्या बोलते हैं,
संपूरक कोण, क्या कहते हैं संपूरक कोण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 37 का सी हो जाएगा, 37 का सी। मान लीजिए एक कोण ए है, दूसरा कोण क्या है बी, और दोनों का योगफल कितना है 180 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा संपूरक कोण, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण को क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और यदि दो कोणों का योग 90 होता तो आपका पूरक हो जाता, कंप्लीमेंट्री हो जाता, लेकिन यहाँ पे 180, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दो कोणों का योग 180 होता है तो उसको संपूरक कोण कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और 90 होता योगफल तो वो पूरक होता। चलिए, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, एक न्यून कोण एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। कौन सा कथन सही नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका जो ये जो सत्य नहीं है बोल रहा है, तो एक न्यून कोण और एक समकोण का योग, एक न्यून कोण और एक समकोण का योग जो है सदैव एक अधिक कोण होता है। यह तो सही है, क्योंकि आप एक न्यून कोण लेंगे और एक समकोण लेंगे तो जोड़ेंगे तो वह अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि अधिक कोण का मतलब क्या है 90 से अधिक, तो 90 में तो न्यून कोण जोड़ेंगे अधिक तो हो ही जाएगा। तो अब एक तो क्या सही है। अब 2 नंबर देखते हैं, दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता है। दो न्यून कोणों का योग जो है आपका, दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता है। ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ये आपका गलत है, और गलत को ही तो आपको सही करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा। मान लीजिए दो न्यून कोण है और इसका योग सदैव समकोण से कम होता है, तो वो तो गलत बात है ना, क्योंकि एक न्यून कोण लिया 45 डिग्री और दूसरा न्यून कोण ले लिया 45 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो गया, तो समकोण के तो बराबर हो गया, तो समकोण से तो कम नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा वो गलत है और सत्य नहीं है, इसी को बताना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं, दो समकोणों का योग एक ऋजु कोण होता है, ये तो सही है, क्योंकि ऋजु कोण मतलब क्या 180 डिग्री, तो दो समकोण 90 क्या 180 डिग्री, ये भी आपका क्या सही हो जाएगा। और दो अधिक कोणों का योग सदैव प्रतिवर्ती कोण होता है, ये भी आपका सही है। तो 3 आपका सही है, आपको जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन क्या था आपका, जो ये जो है दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण होता है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, और ये बार आपका सही होगा, क्योंकि नहीं गलत ही बताना था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो आपका ऑप्शन जो है आपका ये जो आपका क्या है वो गलत स्टेटमेंट है, ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 3 ए नंबर आपका क्या है सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, और बी क्या है गलत है, और गलत ही बताना था ऑप्शन नंबर, इसलिए बी सही होगा। 38 का बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न अक्षर समूह में से किस एक में केवल एक सममित रेखा है, एक सममित रेखा है। देखिए BIH CGU DUM DEM या फिर NAB, तो एक सममित जो है, जो समूह दिया है अक्षर का जो समूह दिया है लेटर का ग्रुप, तो उसमें केवल एक सममित जो है सिमेट्रिक लाइन है, तो वो क्या सही होगा इसका। इसका जो सही होगा आपका 39 का सी हो जाएगा, D और EM ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसमें केवल एक ही सममित रेखा है DEM, इसमें क्या एक सममित लाइन है। चलिए केवल एक सममित रेखा है तो DEM ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही सममित रेखा है। तो इस आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। योगेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और किसी दौड़ को 5 मिनट में वो क्या करता है पूरा करता है, तो उस दौड़ की कुल लंबाई यानी कितनी है, ये वो कितनी लंबाई जो है मीटर में कितनी है। देखिए तो ये आपका ये क्या है दूरी है, दूरी कितना है 30 किलोमीटर, सॉरी चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी समय कितना है 5 मिनट। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर जो सूत्र होता है आपका चाल गुना समय। क्या होता है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर कितना चाल गुना समय। दूरी आपका कितना है, दूरी आपका दूरी निकालना है तो चाल कितना है 30 किलोमीटर, तो इसको समय रहेगा किलोमीटर में,
चाल तो समय रहेगा घंटा में, तो यहाँ पर आपका क्या मिनट को घंटा बनाने में क्या दूरी बराबर क्या, चाल गुना समय। तो चाल कितना है 30 और समय कितना है 5, तो मिनट को घंटा बनाएंगे तो कितना होगा 5 को 60 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो किलोमीटर में आ जाएगा, और इसको यदि हम 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे क्या बन जाएगा आपका, वो मीटर बन जाएगा, क्योंकि हम लंबाई मीटर में दिया हुआ। तो ये 60 से कट गया, 30 कट गया 60 दो बार में, और यह 2 से कट गया ये आपका 1500 बार में, और 500 को 5 से गुना कर देंगे कितना आ गया 2500 आपका मीटर हो गया। 2500 क्या हो गया आपका मीटर हो गया। तो 2500 आंसर किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। आप इसको बहुत ही आसान है बनाना। कैसे है, दूरी चाल आपका दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका समय दिया है 5 मिनट। तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। तो चाल गुना समय मतलब 30 गुना 5, तो 5 तो मिनट है, तो इसको घंटा बनाएंगे, क्योंकि आपका किलोमीटर पर आवर में इसका चाल है। तो 5 को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे, और किलोमीटर में आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे मीटर में पूछ रहा है, तो मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से 1000 से गुना कर दिए, इसलिए 30 गुना 5 बटा 60 गुना 1000। आप उसको सॉल्व कर दीजिए कैंसिल करके, तब कैंसिल हो जाएगा 2500 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो आपका राइट है। कैसे बनाएं, 30 को गुना कर दिया किससे, समय से, चाल है, चाल का समय कितना है 5 मिनट, इसको घंटा बनाने के लिए 60 से गुना कर दिए, और आपका ये घंटा हो गया, लेकिन यहाँ पे मीटर में पूछ रहा है, इसलिए 1000 से गुना करके आपको मीटर बना दिए। अब इसको कैंसिल कर 30 को कटा दिए 60 को 2 बार में, और 2 को कटा दिए 2 से कटा दिए 1000 को 500 बार में, और 500 को 5 से गुना कर दिया था आगे आपका 2500, जो कि आपका 2500 मीटर आपका जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही सिंपल था, बस फार्मूला याद रखना है आपका, दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात को वापस चल पड़ी, तो वहाँ कितने दिनों ठहरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सिंपल है, बस केवल थोड़ा सा एक्सरसाइज करा देगा माइंड का, ये सब चीज़ तो आसान है। चलिए देखते हैं कितना। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है इसमें से। इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा, वो आपको दिन गिनने में ही क्या होगा, वो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए समय का महत्व है। देखिए सालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात को वापस चल पड़ी, तो वहाँ कितने दिन रहे। तो आपको देखना है, ये देखिए आपका जनवरी है, जनवरी फिर क्या है फरवरी है, फिर आपका मार्च और आपका अप्रैल, ये 3 इतना दिन तक रहा। तो जनवरी कितना होता है, जनवरी आपका 31 दिन का होता है, जनवरी 31 दिन का होता है। और फरवरी आपका जो देखिए लीप ईयर क्या है 2020 क्या है लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो क्या होगा 29 दिन का होगा फरवरी। लीप ईयर में क्या होता है 29 दिन का, बाकी क्या होता है 28 दिन का। और मार्च आपका कितना होता है 31 दिन का, मार्च कितना होता है 31 दिन का। अप्रैल कितना होता है 30 दिन का। ये तो आपका दिन होता है, लेकिन रहा कितना जनवरी में 18 जनवरी को वो गया, तो 18 के बाद से रहना शुरू किया, 18 19 20 इस तरह से आपका 31 दिन तक रहा, 31 सा होता है। तो यहाँ पे आपका 14 दिन रहा आपका जनवरी महीना में, जनवरी महीना में 14 दिन रहा। फिर फरवरी पूरा रहा 29 दिन रहा, फिर मार्च भी पूरा रहा 31 दिन रहा, और मात्र आपका अप्रैल में 2 दिन रहा, क्योंकि 2 अप्रैल को तो वो वापस आ गया रात में। तो इस तरह 18 जनवरी से लेकर के 2 जो अप्रैल तक में आपका 14 दिन जनवरी में रहा, फरवरी में 29 दिन, और मार्च में 31 दिन, और अप्रैल में 2 दिन। तो इस तरह से आप 14 + 29 + 31 + 2 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76। तो इस तरह आपका 76 दिन वो अपनी बहन के घर में रहा, कौन सालू। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आपका। बहुत ही आसान था, बस इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से जानना था, बनाना था। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 42 नंबर। एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः 1/2 और तथा 2 गुनी है, तो परिणामों में अंतर कितना होगा। देखिए बहुत ये भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है, क्वेश्चन में समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या आपका, एक वर्ग की भुजा कितना है 48 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा कितना है 48 सेंटीमीटर,
वर्ग का भुजा कितना है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है 48 सेंटीमीटर कितना है 48 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः जो लंबाई का 1 पूर्णांक 1/2 है और चौड़ाई का वर्ग की भुजा की 2/3 क्या उसका चौड़ाई है। तो आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए 48 का बोल रहा है 1/2, तो 1/2 का मतलब 1 पूर्णांक 1/2 मतलब 2 का 2 और पूर्णांक तोड़ेंगे क्या 2 का 2 3 बटा क्या होगा 2 3/2। जब कैंसिल करेंगे क्या 48 को 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया 24 24 क्या कितना आ गया 72। लंबाई कितना निकल गया 72, चौड़ाई कितना निकल गया, चौड़ाई आपका 48 का बोल रहा है कि 2/3 2/3 को इसको कैंसिल करेंगे कितना आ गया, इधर हो गया 16 32 48 तो 16 32, तो चौड़ाई निकल गया आपका 32, लंबाई निकल गया 72 और चौड़ाई निकल गया 32। तो आप इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, आयत की लंबाई कितना हो गया 72 और चौड़ाई कितना निकल गया आपका, चौड़ाई निकल गया आपका, फिर से इसको लिख देते हैं इरेज करके। कैसे निकालें तो आप देख लिया ना कि आयत का लंबाई किस तरह कैसे निकालें। तो इसका वर्ग का भुजा दिया आपका 48 है और आयत की लंबाई कितना हो गया आपका 72 है और चौड़ाई कितना है आपका 32, चौड़ाई कितना है 32, चौड़ाई कितना है 32। तो इस तरह से जो आपका 32 हो गया, तो आप यहाँ पे निकालने का तरीका आप जान गए कैसे निकालें, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आप जब तक समझेंगे ना तो फिर आपका गलती होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आप देखिए कैसे होगा, यहाँ पर कैसे बनाएं। 48 है तो इसका बोल रहा है कि ये लंबाई का आयत का लंबाई जो है वो आपका क्या है 1 पूर्णांक 1/2 है, तो 1 पूर्णांक 1/2 मतलब हो गया आपका, इसका मतलब होता है आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है 2 का 2, देखिए 1 पूर्णांक 1/2 को पूर्णांक तोड़ेंगे कितना होगा 2 का 2 और 3/2, 3 बटा क्या हो जाएगा 2, 3/2 जब होगा तो उसको गुना करेंगे तो 48 को 3/2 से 3/2 से गुना करेंगे तो 48 को काटेंगे 2 बार में कितना होगा 24, तो 24 को 3 से गुना करके कितना होगा 72। तो इसका लंबाई कितना निकल गया, लंबाई निकल गया 72 आयत का। और चौड़ाई को भी इसी तरह निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई को निकालेंगे कितना हो जाएगा, चौड़ाई को इसी तरह निकालेंगे। वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा। ये 48 है और इसका बोल रहा है कि 2/3 है, तो 2/3 से गुना करेंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा, तो कितना हो गया 16 48, 16 दुना कितना हो गया 32, तो 32 आपका कितना निकल गया चौड़ाई। तो आप इसको आप लिख लिए होंगे कि कैसे आप लंबाई और चौड़ाई निकालें। अब आपको पूछ रहा है कि दोनों का परिमाप का अंतर क्या होगा। आप जानते हैं कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 × L + B, 2 × L + B। L कितना है 72 और B कितना है 32। तो आप देखिए 72 + 32 कितना होता है, 72 + 32 104 होता है और 104 को 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 208, कितना हो जाएगा 208। 72 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104 और 104 को 2 से गुना करेंगे तो 208। तो आयत का परिमाप कितना निकल गया 208 और आपका वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो भुजा कितना है 48। तो आपका 48 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 192, कितना हो जाएगा 192। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है तो दोनों घटा देंगे कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, 208 को 192 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही दिख रहा है। तो 42 का क्या हो जाएगा डी। बहुत ही अच्छा से हम उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कोई भी है जो समझ लेगा, जो एक्सप्लेनेशन आपको इतना अच्छा से कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर है। आप जान रहे हैं कि आपका 9 जनवरी 2023 में जो सीटेट का जो पेपर हुआ था पेपर 1, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है, इसलिए आप लोग निश्चित होकर के तैयारी कीजिए और इस चैनल पर भरोसा रखिए। आपको सभी सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक वीडियो अपलोड करेंगे और प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट हर तरह का वीडियो अपलोड करेंगे और सीटेट का आपको 110 प्लस से भी एवं नंबर आप लोग को मिलेगा यदि सभी वीडियो का आप वॉच किए अच्छा से। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो पैटर्न आपका है 1/4, 3/16, 5/64 और 7/256, तो इस तरह से आगे का जो आएगा क्या आएगा। देखिए हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर क्या ऊपर में क्या हो रहा है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 7, इसके बाद क्या होगा आपके बाद, इसके बाद क्या आ जाएगा
इस ये जो इसके इस पैटर्न को थोड़ा सा पकड़ना है कि पैटर्न क्या आ रहा है, पैटर्न क्या आएगा। तो उसका जो पैटर्न है आपका, तो इसका पैटर्न क्या आएगा आपका, देखते हैं। तो 7 के बाद क्या आएगा, 9। 7 के बाद क्या आएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि वो आपका विषम संख्या क्या है, एक एक बढ़ रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या हो गया, 9। क्या हो गया, 9। 9 हो गया, ये पैटर्न तो आपका 9 हो रहा है। अब इसके बाद देखिए ये क्या है, ये आपका 4 है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 64, 64 का स्क्वायर 256, 64 का स्क्वायर 200 क्या होता है, 56 होता है। 64 का स्क्वायर क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर होता क्या है, नहीं यह स्क्वायर नहीं है। पैटर्न थोड़ा सा, पैटर्न को ही समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, और बाकी इसमें कोई जान नहीं है। तो आपका जो 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, आपका 2 पर पावर कितना हो गया आपका 512, फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 पर पावर आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1024। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4 जो आपका क्या है 2 पर पावर 2 है, और ये आपका है 2 पर पावर कितना है 4। यहाँ 16 क्या है 2 पर पावर 4 होता है, और फिर क्या होता है 2 पर पावर 6 क्या होता है 64। तो 2 पर पावर क्या है 2 पर पावर 8 है आपका, 2 पर पावर 8 है 56। तो आप 2 पर पावर 10 रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। 2 पर पावर 10 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1024 आ जाएगा। तो आप समझ गए पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पर पावर 10 का मतलब क्या हो जाएगा 1024, 1024। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या किए, कुछ नहीं किए, बहुत आसान है। कैसे पैटर्न को पकड़ें, पैटर्न को देखें, क्या देखें, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 7 के बाद फिर क्या आएगा, अगला जो प्राइम नंबर क्या आएगा, सॉरी अगला जो विषम संख्या क्या आ जाएगा 9 आएगा। क्योंकि यहाँ पर यदि आप नीचे भी देखना है ना, तो यहाँ पे 7 के बाद 9 आएगा। चलो 9 आ गया। अब ये 4 कैसे आया, 4 क्या है 2 पर पावर है, 4 क्या है वो 2 पर पावर है, 2 पर पावर 2 है आपका 4। इसके बाद देख रहे हैं 16 क्या है वो 2 पर पावर 4 है। तो यहाँ देख रहे हैं पावर 2 2 बढ़ रहा है। फिर क्या है 64 क्या है आपका, ये 2 4 क्या है 2 पर पावर 2 है, 16 क्या है 2 पर पावर 4 है, फिर 64 क्या है 2 पर पावर 6 है, क्योंकि 2 2 क्या है वो बढ़ रहा है। फिर क्या है 2 पर पावर फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 पावर बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 पर पावर 8 क्या होता है 256 होता है। तो फिर 2 पर पावर क्या होता है 10 हो जाएगा। 2 पर पावर 10 कितना हो जाएगा आपका 1024। तो 1024 तो ऑप्शन किस में है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 बटा 1024, 9 बटा 1024, 9 बटा 1024 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पैटर्न को पकड़ना है, पैटर्न को समझना है। ऊपर में क्या हो रहा है विषम संख्या, लगातार विषम संख्या लिख रहा है 1 3 5 7 9 हो गया। नीचे क्या है 2 पर पावर जो वो बढ़ रहा है, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 10 आपका निकालना था। 2 पर पावर 10 कितना होता है 1024। तो इस तरह से आंसर हो गया आपका 9 बटा 1024। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या आपका 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 540 व्यक्तियों से जो है शीत ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से उनकी पसंद की ऋतु पूछी गई, तो प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट पर दर्शाया गया है। यदि शीत ऋतु का केंद्र कोण 150 आया तो कितने व्यक्तियों ने शीत ऋतु को पसंद किया होगा। और कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति ने केवल एक ऋतु को ही पसंद किया हो। देखिए तो आप यहाँ पे देखिए 540 आपका क्या है, इसका व्यक्ति है, इसमें से इसका केंद्र कोण कितना निकला 150, और आपका कितने व्यक्ति ने उसको पसंद किया ये आपको पूछ रहा है। चलिए तो ये क्वेश्चन को कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये आपका यहाँ केंद्र कोण दिया है 50, तो आपका केंद्र कोण 150 डिग्री दिया है, और आपका वृत्त का जो पाई चार्ट में जो होता है कितना होता है 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। और कितना कोण है आपका कोण आपका है कितना व्यक्ति है 540, तो 540 है। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बस केवल कैंसिल करना है, सी आ जाएगा। 150 बटा 360 गुना 540 आप कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 225। देखिए कैंसिल कर देते हैं, 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपका 15 का टेबल में 5 का टेबल में 3 का टेबल में 15 आता है 5 बार में,
और इधर 3 का टेबल में 36 कितना बार में 12 बार में। अब 12 का टेबल में कैंसिल करेंगे 150 तो कितना आ जाएगा, सॉरी 540 तो आ जाएगा आपका 45। तो इस तरह से 45 को 5 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 225। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, ये जो आपका ये देख रहे हैं ये आपका पूरा महीना का खर्च और बचत सब दे दिया है और इसको आपको बताना है। देखते हैं चलिए। राहुल ने अपने जेब खर्च में से प्रति माह कुछ बचत की, जैसा नीचे दिया गया है। माह का अंत में उस माह के कुल बचत देखिए, जनवरी में 80 रुपया, फरवरी में 140 रुपया ये बचत कर रहा है, मार्च में 210 रुपया, अप्रैल में 285 रुपया, मई में 375 रुपया और जून में 480 रुपया। इस तरह से वो बचत किया। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो मई में अधिकतम बचत है, देखते हैं मई में, मई कितना है, मई आपका 375, ये तो गलत बात है। मई में तो 375 जबकि जून में 480 है, तो आपका ए नंबर स्टेटमेंट तो गलत है। यहाँ पे सही बोल रहा है तो सही तो नहीं है। अब फिर जनवरी और फरवरी में हुई बचत का योग मार्च तथा मई में हुई बचत के बराबर है। अच्छा देखते हैं बी नंबर, बी नंबर क्या बोल रहा है आपका, जनवरी और फरवरी में हुई बचत का योग जो है मार्च और मई में हुई बचत के योग के बराबर है। देखिए जनवरी और फरवरी बता रहा है, तो जनवरी में कितना है 80, जनवरी में कितना है 80 रुपया बचत किया और फरवरी में कितना किया 140 रुपया, फरवरी में किया 140 रुपया। तो जनवरी और फरवरी मिला के कितना हो गया आपका 220 रुपया। जनवरी और फरवरी मिला के कितना हो गया 220 रुपये, क्योंकि 80 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 220 रुपये। फिर आगे बोल रहा है कि आपका मार्च और मई के योग के बराबर है। देखिए मार्च में कितना है आपका, मार्च में आपका 210 है, मार्च में आपका कितना है 210 रुपये मार्च में बचत किया है। और फिर आपका कितना है मार्च और आपका क्या बोला मई, मई में आपका कितना है 375, मई में कितना है 375, तो मई में 375। तो आप यदि 210 को 375 से जोड़ेंगे 210 और आपका क्या है 375, इसको ये दोनों को 375, तो ठीक है 210 और 375, 210 आपका कितना है मार्च में है और मई में कितना है आपका 375। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जोड़ने पर आएगा आपका 885, जो कि आपका गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है, क्योंकि आपने बोला है कि दोनों बराबर है, जो कि गलत है। जनवरी और फरवरी जोड़ने पर 220 आता है और मार्च और मई जोड़ने पर 585 आता है, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो ये बी नंबर क्या है आपका गलत हो गया। और यहाँ पे आपको सही कथन पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। अब देखते हैं सबसे कम बचत फरवरी माह में हुए, सबसे कम बचत फरवरी माह में हुए, तो फरवरी में 140 हुआ है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे कम क्या है जनवरी में 80 रुपया, तो ये भी गलत है। तो अब बचेगा कौन चीज़, सब ऑप्शन को तो गलत कर दिए हैं, तो बचा कौन चीज़, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई तो ऑप्शन सही होगा ना। ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी भी गलत हो, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 45 का आंसर आपका, जो 45 का आंसर क्या बोल रहा है कि 45 का आंसर तो सी दिख रहा है। सबसे कम बचत फरवरी माह में हुई है, फरवरी माह में तो 140 बचत हुई है और आपका जनवरी में तो 80 बचत हुई है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आपका सबसे कम बचत फरवरी माह में हुई है, तो फरवरी माह में तो 140 है, तो यह भी तो क्या है गलत है, क्योंकि सबसे कम तो जनवरी में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी, अच्छा डी में क्या है, अच्छा डी को चेक कर लेते हैं, देखते हैं हो सकता है ऑप्शन गलत होगा आंसर में। चलिए जून माह के अंत तक का कुल बचत 375 है, जून माह के अंत तक, जून माह के अंत तक का कुल बचत क्या है 375, इसको भी चेक कर लेते हैं। जून माह के अंत तक, हाँ तो जून माह के अंत तक जो है आपका कुल बचत कितना है 375, तो ये भी तो गलत है। जून माह के अंत में कुल बचत आपका 480 है, कितना है 480, तो एक भी ऑप्शन तो सही नहीं है। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, एक भी जिसके देखिए जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार एक भी ऑप्शन सही नहीं है। डी भी क्या है, डी तो हम ऐसे आपको अंदाजा कर दिया था ना, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत था इसलिए हम आपको बोलते थे डी भी गलत है, लेकिन जब डी को भी पढ़ने पर पता चला कि डी भी गलत है, तो क्या हो गया ये भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन सी यदि आप सही करना चाहेंगे तो ऑप्शन सी कर दीजिए, क्योंकि एक ऑप्शन तो सही होगा। चलिए ऑप्शन सी को हम सही कर देते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, फरवरी की जगह क्या करते हैं जनवरी कर देंगे तो सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या है, बुक में प्रिंट मिस्टेक है,
तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ तो कर नहीं सकते हैं, बुक में था, हम बस एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको बस सिखा सकते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप फरवरी की जगह जनवरी कर देंगे तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं, आप खुद जानकार हैं, सभी शिक्षकगण हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आपको तो इतना चीज़ आता ही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सभी ऑप्शन गलत है, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, फरवरी की जगह जनवरी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अब 46 से आपका क्या हो जाएगा, पेडागोजी शुरू होगा, क्योंकि जो गणित था आपका 31 से लेकर के आपका 45 तक ही क्या था, आपका गणित था। गणित का जो मैथमेटिक्स का सवाल था, क्वेश्चन था, जो आपको बनाने में कुछ समय लगे। लेकिन अब जो आपका 46 से जो आपका गाड़ी जो है वो पूरा तेज़ चलेगा, स्पीड चलेगा, क्योंकि अब पेडागोजी है, दे दनादन चलना है, क्योंकि इसमें बस कॉन्सेप्ट है, समझना है और आपका सही करना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब समय ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैथमेटिक्स बनाना तो है नहीं, इसमें बस पढ़ना है और समझना है और सही करना है, कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा। देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, प्रकृति में उपदेशात्मक, या फिर केवल कक्षा में सीखी हुई गणित अवधारणाओं पर आधारित, या फिर संदर्भनात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित, या फिर गणित की पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 46 का सी हो जाएगा, 46 का सी, इसका जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा 46 का। क्या होगा, संदर्भनात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित। जो आपका जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो 2005 है, आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 जो है वो, इसके अनुसार जो आपका क्या है, प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में जो परिचर्चा कैसा होना चाहिए, संदर्भनात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त भाषा विशिष्टताएं मतलब विशेषता क्या है कि आपका यह अत्यधिक एकाग्रचित, सुस्पष्ट और प्राविधिक होनी चाहिए, या फिर अधिगम को आनंदमयी बनाने के लिए इसे अस्पष्ट और आम दिनचर्या वाली भाषा की तरह होनी चाहिए, या फिर दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रतिबल करना चाहिए, या फिर इसमें गणित शब्द संग्रह को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, तो ये जो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 47 का, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रतिबल करना चाहिए। जो आपका प्राथमिक स्तर पर जो गणितीय भाषा की जो सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है कि दैनिक जीवन में जो बच्चों का जो उपयोग की जाने वाली जो भाषा है, उसी के माध्यम पर उस पर बल देना चाहिए। जो भाषा बच्चा दैनिक दिनचर्या में जो भाषा का प्रयोग करता है, बस उसी माध्यम पर उसका जो है सर्वाधिक बल देना चाहिए। उसी भाषा पे गणित को बताने से क्या होता है, उसको ज़्यादा समझ में आएगा और उसको उसी पर बल देना चाहिए शिक्षक को। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वह छोटे होते हैं और उसको अच्छा से समझ में आए, इसके लिए वो दैनिक जीवन में जो बच्चा बोलचाल की भाषा जो प्रयोग करते हैं उसी भाषा पर वो जो जोर देना चाहिए एक शिक्षक को, ताकि उसका जो है अधिगम अच्छा से हो सके। चलिए, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसमें तो हिंदी आपको समझ में अच्छा से आएगा नहीं, इसलिए आपका उस भाषा में ही अधिक बल देना चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो गणित के जो कक्षाई आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना, या फिर शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर प्रदान करना, या फिर शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन के सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। तो इसका जो इसमें सही विकल्प का चयन करना है, तो आपका स्टेटमेंट है, आपका इसका आंसर यहाँ पर होगा। देखते हैं, आपका स्टेटमेंट था, अब इसका आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बता देते हैं। देखिए, 48 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों मतलब क्या हो गया, आपको फिर से मैं ऑप्शन को पढ़ दे रहे हैं, ए और बी दोनों।
ए और बी दोनों का मतलब हो गया आपका, यहाँ देखिए प्राथमिक स्तर पर जो गणित के कक्षाई आकलन के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है ए और बी दोनों, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना, यह भी सही है। और शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर प्रदान करना, यह भी सही है। बाकी जो आपका सी जो है आपका शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रयास करना, यह आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, सॉरी स्टेटमेंट आपका ए और बी, कथन जो आपका दिया हुआ है ए बी सी में जो कथन है वो आपका ए और बी दोनों कथन सही है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 48 का जो ऑप्शन होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, जो कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है बोल रहा है। तो क्या मिलान, पदानुक्रमित समावेशन, क्रमबद्ध लगाना या फिर सन्निकटन। सन्निकट मन जो है आपका निकटतम जो होता है वो आपका या क्या पूर्व अवधारणा नहीं है पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 49 का डी हो जाएगा आपका सन्निकटन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए निकटतम जो होता है नियरेस्ट, उसी को बोलते हैं सन्निकटन। तो ऑप्शन नंबर डी ये जो है अवधारणा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न का 50 नंबर क्वेश्चन आपका है, गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। तो 28, 48, 57 और 92। तो बच्चों द्वारा जो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग जो है संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया। समानुपात, पूर्व सामूहिकरण या फिर स्थानीय मान या फिर सन्निकटन। तो ये जो 50 नंबर जो आपका है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी स्थानीय मान, यानी क्रम से आपको लिखा है, नहीं बढ़ते क्रम में लिखा है 28, 48, 57 और 92। तो आपका क्या स्थानीय मान को वो जो क्या कर रहा है व्यवस्थित किया हुआ है, यानी स्थानीय मान का जो अवधारणा है उसका उपयोग वो संख्या को व्यवस्थित करने में किया गया, क्योंकि वो क्रम में लिखा हुआ है। तो स्थानीय मान स्थान को प्राथमिकता दिया है, पहले छोटा उसके बड़ा, उसके बाद इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो आपका स्थानीय मान को जो है वो अवधारणा का उपयोग करते हुए संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया है। तो वो क्या है, स्थानीय मान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, स्तर 1 के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त योजना है। तो श्याम पट पर संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए और समझाइए, या फिर संख्याओं के विस्तारित रूप को लिखिए, या फिर हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एकक के गट्टे के रूप में समझाइए, या फिर स्थानीय मान के स्तंभों को चार्ट पेपर पर चित्रित कीजिए। तो देखिए इसका जो शिक्षार्थियों का जो स्थानीय मान की अवधारणा है उसको प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त योजना जो आपका क्या है, सबसे उपयुक्त योजना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सी क्या है, हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एकक के गट्टे के रूप में समझाइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षार्थी स्तर 1 के जो शिक्षार्थी को जो है शिक्षार्थियों को जो स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए कौन से जो सबसे उपयुक्त योजना है, तो हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एकक के गट्टे के रूप में समझाइए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 51 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका है, गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। तो गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। तो इबारती सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चे की क्षमता, या फिर गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की बच्चे की क्षमता, या फिर गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता, या फिर चौथा ऑप्शन है गणितीय निबंध लिखने की बच्चे की क्षमता। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि गणित में संप्रेषण के क्वेश्चन जो आपका है, गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। तो गणित संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। तो गणित संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, तो गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता है। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए जब 354 प्लस 99, जो 354 को में 99 को जोड़ने का कहा गया है, का जोड़ जो है ज्ञात करना है, ठीक है, करने को कहा गया, तब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों ने इस प्रकार उसे हल कर दिया। 354 प्लस 99 क्या होगा, 354 प्लस 99 प्लस 1 माइनस 1, तो क्या हो गया आपका 354 प्लस 100 हो गया, फिर आपका 1 घटा दिया तो क्या होगा 454 हो गया, फिर 1 घटा दिया तो क्या हो गया 453। तो यह जो आपका किया, तो इसमें जोड़ ज्ञात करने के लिए जो विद्यार्थी द्वारा जो प्रयुक्त विधि या कार्यनीति को कहलाती है, क्या कहलाती है, विस्थापन, प्रतिकरण या फिर योग, व्याकलन या फिर वितरण या विभाजन, वितरण विभाजन उसी को बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 53 का सी हो जाएगा, प्रतिकरण। क्या हो जाएगा 53 का सी, प्रतिकरण। ये आपका ये सही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 354 में 99 जोड़ेंगे तो चलो 354 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 454, 454 से एक कम क्या होगा 453। तो क्वेश्चन कहीं गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जोड़ रहा था, एक तो घटा भी दिया तो सही हो गया। तो आगे चल के आपका आंसर तो इतना ही होगा 453, चाहे जैसे डायरेक्ट जोड़ो या फिर इस तरह से जोड़ो, ठीक है। वो विधि क्या कहलाता है वो उसको बताना है, कि वो विधि जो है आपका प्रयोग विधि जो आपका है, वो विद्यार्थी के द्वारा जो विधि प्रयोग किया गया वो क्या हो गया प्रतिकरण। क्या हो गया प्रतिकरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी उसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है 54, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है। विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है, या फिर यह निगमनात्मक वियोजन पर आधारित है, या फिर यह एक सृजनात्मक विषय क्षेत्र है और इसका सौंदर्यपूर्वक मूल्य है, और चौथा आपका है इसे तर्क द्वारा वैधिकृत या अभिपुष्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो 54 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गणित के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या ए सही नहीं है, तो जो सही नहीं वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है, यह निगमनात्मक वियोजन पर आधारित ये आपका सही है, और यह एक सृजनात्मक विषय क्षेत्र है और इसका सौंदर्यपूर्वक मूल्य है, यह भी सही है, और इसे तर्क द्वारा वैधिकृत या अभिपुष्ट किया जाता है, यह भी आपका सही है। तो जो आपका सही है उसको नहीं बताना था आपको, जो गलत है उसको बताना था। गलत क्या है आपका, विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है, सही नहीं है, तो यह संबंध नहीं है, तो 54 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब 55 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपका NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यानात्मक एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। तो निपुण भारत का पूरा नाम क्या है, देखिए क्या है निपुण भारत का पूरा नाम क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है के अंतर्गत जो है आपका भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यानात्मक एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पे निपुण भारत जो है योजना है, उसमें भारत का निपुण भारत का पूरा नाम क्या है, निपुण भारत का पूरा नाम क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है निपुण भारत का। चलिए अब देखिए निपुण, इसके बाद क्या है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, या फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, या फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूव पेडागोजी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका निपुण भारत का, सही आंसर हो जाएगा आपका 55 का ए। क्या हो जाएगा 55 का ए सही हो जाएगा आपका, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये आपका सही हो जाएगा निपुण भारत का पूरा नाम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद
अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 56 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन को बाद में देखते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 1 और कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकों में से ऐसे पाठ है जो कि बच्चे की दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित है। तो ऐसे पाठ को आप क्या करना चाहेंगे, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है आपका। ऑप्शन आपका गणित की कक्षा में किसी अर्थ को संप्रेषित नहीं करते हैं। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है आपका गणित की पाठ्य पुस्तक को रंग बिरंगा एवं आनंददायक बनाते हैं, या फिर विद्यार्थियों को मापन की मानक इकाइयों को सीखने में सहयोग करते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भनात्मक रूप से सीखने में सहयोग करते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपका है कि एनसीईआरटी की कक्षा 1 और 2 की पाठ्य पुस्तकों में से ऐसे पाठ हैं जो कि बच्चे की दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर और महीनों के दिनों, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित है। तो ऐसे पाठ को क्या करेंगे, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भनात्मक के रूप में सीखने में सहयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन से गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है। पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना, परिकल्पना बनाना, या फिर दिए गए सूत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करना। तो इस तरह का जो आंसर होगा इस प्रश्न का, इस तरह का प्रश्न को करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत भी मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सही होने लगेगा। तो गणित में जो सृजनात्मक चिंतन में के विकास के लिए जो मुख्य प्रक्रम का एक भाग जो है क्या है, पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना, परिकल्पनाएं बनाना, या फिर दिए गए सूत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी दोनों मतलब पैटर्न तथा संबंधों को पहचान करना, ये भी सही है, और फिर आपका परिकल्पनाएं बनाना, ये भी क्या है, सही है। दिए गए सूत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करना, ये आपका गलत है, क्योंकि आपका गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए जो मुख्य प्रक्रम का जो एक भाग है क्या है, पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना, और दूसरा परिकल्पनाएं बनाना, ये आपका सही है। बाकी जो है दिए गए सूत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करना, ये आपका गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों 57 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति जो रुचि एवं जो सकारात्मक दृष्टिकोण का जो विकास करने में का जो सबसे उपयुक्त मार्ग क्या है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने में का जो सबसे उपयुक्त मार्ग क्या है, तो गणित के अधिगम हेतु संज्ञानात्मक कौशलों में वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करना, या फिर गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना, या फिर अभिक्षमता स्केल का उपयोग कर बच्चों का परिणाम जानना एवं औपचारिक विधियों का प्रदान करना, या फिर दैनिक जीवन में गणित के महत्व के पर विशेषज्ञों द्वारा सूत्रों का नियंत्रण आयोजन करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 58 का 58 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, ऑप्शन 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना ही क्या है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो आपका क्या है प्राथमिक स्तर के बच्चों में जो है गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग क्या है, तो गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों,
पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना क्या है वो आपका सबसे उपयुक्त मार्ग है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है 59 नंबर क्वेश्चन आपका है। नंबर, जब किसी बच्चे को 12 गुना 25 का हल निकालने के लिए कहा गया और तब उसने क्या किया, निम्नलिखित विधि अपनाई। 12 गुना जो 25 बराबर कितना हो गया, 3 गुना 4 गुना 5, तो इस तरह से आपका 3 गुना 100 और हो गया आपका 300। तो इस तरह का आपको 12 को क्या कर 3 गुना 4 कर दिया और 25 को 25 कर दिया। तो इस तरह से आपका इसका जो उत्तर हो गया आपका 25 का 100 हो गया और फिर इधर 3 हो गया 300। तो इस विधि को गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चे द्वारा जो प्रयुक्त विधि पर जो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो उत्तर स्वीकारें किंतु बच्चे को बताएं कि गुणन करने की यह सही विधि नहीं है, या फिर सही कलन विधि का उपयोग कर प्रश्न हल करने के लिए बच्चे को अन्य विद्यार्थियों की सहायता लेने का निर्देश दें, या फिर बच्चे की सराहना करें सराहना करें और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहें, या फिर बच्चे के उत्तर की सराहना करें किंतु उसे सलाह दें कि परीक्षा में प्रश्न हल करने के लिए इस विधि का उपयोग न करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 59 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि वो आंसर तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी हो जाएगा। बच्चे की सराहना करें, बच्चे की क्या करना है, सराहना करना है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत अच्छा स्मार्ट वर्क से मतलब बहुत अच्छा विधि का प्रयोग करके वो बहुत कम समय में क्या किया, यानी अच्छा विधि मतलब गुना करने में वो इस तरह गुना करने से क्या होगा, वो गलती होने का संभावना कम हो जाता है और वो आसानी से वो गुना कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेबल उसको पढ़ना नहीं पड़ा। तो इस तरह से आपका बच्चे का सराहना करना है, और क्योंकि इन विद्यार्थियों को भी प्रश्न को हल करने के जो अनेक विधि को वो ढूंढने के लिए कहा, तो कहना है क्योंकि वो अच्छा विधि था जो कि बच्चा ने जो प्रयोग किया, ये क्या है उसका सराहना करना चाहिए, और अन्य विद्यार्थियों को भी ऐसे प्रश्न को हल करने के अनेक तरीकों या विधियों को ढूंढने के लिए कहें। चलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से आपका इस सेट का जो आखिरी क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन ही रहता है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वेन हेले की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत जो थ्योरी है वो स्तरों को न्यून रूप से संभावनीय विशिष्टता है। वेन हेले की ज्यामितीय चिंतन, वेन हेले की ज्यामितीय चिंतन, वेन हेले की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत जो आपका में स्तरों की जो न्यून रूप है वो से संभावना विशिष्टता क्या है, तो यह आयु पर निर्भर है, यह अनुक्रमानुक है, या फिर अनुभव पर निर्भर है, या फिर विकासात्मक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 60 का ए हो जाएगा, यह आयु पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा, यह जो आपका वेन हेले की जो ज्यामितीय चिंतन का जो सिद्धांत है में जो है स्तरों की न्यून रूप से संभावनीय जो विशिष्टता है वो क्या है, यह आयु पर निर्भर है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वेन हेले की ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत तो आपका जो स्तर है का जो न्यून रूप है क्या वो संभावनीय जो विशिष्टता है उसका क्या है, यह आयु पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपका मैथमेटिक्स का जो 30 MCQ क्वेश्चन था, क्वेश्चन प्लस पेडागोजी जो आपका था, जो आपका 9 जनवरी 2023 को जो सीटेट का जो पेपर 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो सभी महत्वपूर्ण था। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।